हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। बिगिन करते हैं आज का पॉलिटी की लेक्चर फिफ्थ। हमने अभी तक पॉलिटी के 4 लेक्चर्स कर लिए हैं जो हमारे पीसीएस एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं स्पेसिफिकली। ठीक है ना। आई होप आपने चारों लेक्चर्स देखे होंगे। उससे पहले हमने मॉडर्न एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया था। पॉलिटी की आपकी एक ये फिफ्थ लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर होगी, फिर आपकी ऑलमोस्ट पॉलिटी भी कवर अप हो जाएगी। तो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता रहेगा प्रीलिम्स से ओरिएंटेड। ठीक है ना। वो सारे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें जितने भी हैं, मैं वो आपको अपडेट करती रहूंगी। अगर कुछ कुछ मिस आउट भी हो जाएगा तो मैं आपको एट द एंड कोशिश करूंगी वो कवर अप करा दूं। ठीक है। तो अब हम बिगिन करते हैं अपना पॉलिटिकल लेक्चर फिफ्थ। जो नए बच्चे जुड़े हैं, नए स्टूडेंट जुड़े हैं, उनको बता दूं मैं, दिस चैनल स्पेसिफिकली फॉर पीसीएस प्रिपरेशन। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, चाहे अदर स्टेट पीसीएस हो, क्या यूपी का हो या मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इट इज टोटली रेलेवेंट फॉर यू। ठीक है ना। खाली जो स्टेट स्पेसिफिक है उसे हटा के बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे चार जीएस की पेपर हो, ऐसे हो, एथिक्स हो। ठीक है ना। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी थॉरो अबाउट दीज टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए पूरा पूरा रेलेवेंट है। साथ ही साथ आपका जो एसएससी है, यूपीएससी भी है कहीं ना कहीं, और जहाँ भी जितनी भी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, उसके लिए भी ये बहुत रेलेवेंट है। ठीक है। तो बिगिन करते हैं आज का लेक्चर पॉलिटी का। अच्छा, सेलिएंट फीचर्स हमने थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लिए थे पिछले लेक्चर्स में, थोड़ा सा डिटेल्ड में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं डिटेल में। ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा, आपको पता ही है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज दी वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड इसमें ओरिजिनली कितने प्रेम्बल में कितने आर्टिकल्स थे, कितने आपके शेड्यूल्स थे, कितने पार्ट्स थे? 395 के ओरिजिनल आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, कुछ और 12 पार्ट्स थे। अब मोर देन 450 आर्टिकल्स हो गए, 12 शेड्यूल्स हो गए एंड 24 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, वो भी देख लेते हैं। 4 मेन फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है: जियोग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, then single constitution and dominance of legal immunities. Geographical factors, that is the vastness of the country and its diversity. Historical factors, example, the influence of the Government of India Act of 1935, which was bulky. Single constitution for both center and states, ये भी एक कारण था, and dominance of legal immunities in the constituent assemblies. Almost सबके पास लॉ की डिग्री थी। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली 7 आर्टिकल टिल डेट फॉर इट्स 50 स्टेट। लेकिन इंडिया में कितने सारे आर्टिकल्स हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो ये सारे कारण है, ये फैक्टर्स है, इसकी वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी होता गया और एक अमेंडमेंट का प्रोसेस वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर क्रिएट करता गया। नेक्स्ट, सेकंड जो फीचर है इंपॉर्टेंट, वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। Dr. B.R. Ambedkar proudly claimed that the Constitution of India had been framed after ransacking all the known constitution of the world. Next is blend of rigidity and flexibility. American Constitution is a rigid constitution and British Constitution is a flexible one. India is neither the rigid nor flexible, but a synthesis of both. इस तरीके से assertion reasoning में क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। ठीक है ना। तो आपको पता होगा स्टेटमेंट, तभी आप इसे करेक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Next, under Article 368, some provisions can be amended by special majority of the parliament, and some other provisions can be amended with ratification by half of the total states. Fourth point, federal system with unitary bias. Article 1 इसकी बात करता है. It describes India as a union of states, which implies two things. तो आपको तो याद पता होना चाहिए कि आर्टिकल 1 किस चीज से डील करता है. आर्टिकल 1 डील्स विद, जस्ट अ मिनट, ओके, Article 1 deals with the union of states, which implies India is a union of states. मतलब क्या हुआ इसका? Indian federation is not a result of agreement by states, and second, no state has the right to secede from the federation. यानी कि किसी का अग्रीमेंट नहीं है, किसी के दबाव में इंडिया ने ये फेडरेशन सिस्टम जो है वो अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है ना। इट इज अ चॉइस एंड ये सिस्टम इज टोटली हेल्दी फॉर इंडिया। दूसरा, क्वासी फेडरल बाय केसी वेयर कहा गया है फेडरेशन को। ऑर्गेनिक फेडरलिज्म कहा गया है बाय मॉरिस जोन्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके द्वारा कहा गया है? बाय ग्रैंडली ऑस्टिन। एंड फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवल जेनिंग्स लिखा है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। कभी कभी स्टेटमेंट आ जाती है तो अगर आपको पता ही नहीं तो आप रॉन्ग कर देंगे। तो इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट and it is also known as Westminster model of government, which is responsible for and also known as the cabinet form of government. फीचर्स क्या है ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन
थोड़ा एक बार रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे लगा था जो आ सकते हैं प्रीलिम्स में, वो मैंने इसमें ऐड किया है। Presence of nominal and real executives, majority party rule, collective responsibility of the executive to the legislature, membership of the ministers in the legislature, leadership of the prime minister or chief minister, and dissolution of the lower house. Next, difference in British and Indian constitution. The Indian parliament is not a sovereign body like the British parliament. Indian state has an elected head, that is republic, while the British state has hereditary head, that is monarchy. Next is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Next is integrated and independent judiciary. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये डिफरेंस है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछते जाता है कभी कभी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है फंडामेंटल राइट्स व्हिच कम्स इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजंस। देन राइट टू इक्वालिटी आता है 14 से 18, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28। डीपीएसपी, डीपीएसपी जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोबल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से आ जाता है एग्जाम में, विच इज द नोबल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन दे देंगे आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और नन। डीपीएसपी इज नोन एज द नोबल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर enumerated in part 4 and can be classified in 3 categories, that is socialistic, Gandhian and liberal intellectual. Next is fundamental duties। ये 1975 और 77 के बीच में इंट्रोड्यूस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and 86th Constitutional Amendment Act of 2002. Constitutional Amendment Act, the Part 4A and Article 51A specifies 11 fundamental duties. 10 fundamental duties जुड़ी थी 42nd Amendment Act से, एक और जुड़ी थी, वो थी 86th Amendment Act of 2002 से। ठीक है, तो टोटल 11 fundamental duties है हमारे, ये ध्यान रखना आपको। India is a secular state. The Constitution of India does not hold any particular religion or the official religion of an Indian state. तो ये मतलब होता है सेक्युलर स्टेट का। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 years. Single citizenship. In India, all the citizens imperative of the state in which they are born or reside enjoy the same political and civil rights for citizenships all over the country. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट बॉडीज, जिसमें आपकी इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन और कैग शामिल होती है। इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें आपका आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 365 और 356 डील्स विद प्रेसिडेंट रूल, एंड आर्टिकल 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड 3-tier गवर्नमेंट। तो दिस आर salient फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कितने होते हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है, और जब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस वगैरह होता है, ये एलिजिबिलिटी होती है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल अगर आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारे इंडिया में, ठीक है ना, उसमें टोटल अभी स्ट्रेंथ कितनी है, 31 जजेस होते हैं, जिसमें 30 आपके जज होते हैं और एक होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप कमेंट करके मुझे बताइए अभी करंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, हु कैन बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एलिजिबिलिटी, ही शुड बी एलिजिबल फॉर दिस हाई एंड रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। सेकंड, he should be citizen of India. Third, he should be a judge of High Court for 5 years in succession without break, यानी कि, और he should be an advocate of a High Court for 10 years in succession. ये नंबर याद रखिए, कभी कभी क्या करते हैं, सेंटेंस दे देंगे दो और यहाँ पे हाई कोर्ट जगह यहाँ पे 10 years लगा देंगे और एडवोकेट के लिए 5 years, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, और he should be a distinct jurist in opinion of the president. तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है एलिजिबिलिटी। देन आपका रिमूवल एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस में देख लेते हैं क्या है। Judge of Supreme Court can be removed by order of President only after an address by Parliament has been presented to him. ठीक है, तो ये कंडीशन है एक पहली। इसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट बैठती है जो 1968 में लाई गई थी फॉर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इसमें क्या प्रोसेस है, अ रिमूवल मोशन साइन बाय 100 मेंबर्स। 100 मेंबर्स से रिमूवल मोशन साइन किया हुआ पास होना चाहिए इन केस ऑफ लोकसभा, एंड 50 मेंबर से पास होना चाहिए इन केस ऑफ राज्यसभा। इज टू बी गिवन टू द स्पीकर, और स्पीकर को दिया जाएगा। ठीक है, दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होकर स्पीकर के हाथ से थमाया जाएगा। 100 मेंबर्स लोकसभा के ये मोशन साइन करवाने होने चाहिए और 50 मेंबर्स राज्यसभा के। दूसरी कंडीशन क्या है इम्पीचमेंट के लिए, द स्पीकर चेयरमैन मे और मे नॉट एडमिट द मोशन, इनके ऊपर है ये, दे मे और मे नॉट एडमिट द मोशन। तीसरी, इट इज एडमिटेड देन द स्पीकर इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member कमेटी। तो ये 3-member कमेटी बनाते हैं, फिर ये नहीं 4 member या 5 member, ये ध्यान रखिएगा। 3-member कमेटी बनती है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। नेक्स्ट, द कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ, वो 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं इसमें, चीफ जस्टिस और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये 3 वो मेंबर होते हैं कमेटी में।
Then if the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, the house can take up the consideration of the motion. Okay, then after that the motion is passed by each house of parliament by special majority. तो स्पेशल मेजोरिटी से मोशन पास होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, which an address पे present address is presented to the president, जिसको president को present किया जाता है for removal of the judge, and finally the president passes an order removing the judge। ठीक है, नोट कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा। A distinguished jurist is a highly qualified law professor who can be appointed as a judge of a Supreme Court by President under Article 123 clause subclause 3। ये ध्यान रखना आपको कि distinguished jurist का मतलब क्या होता है। It is specifically a highly qualified law professor who can be appointed as a judge of Supreme Court by President। ठीक है, Justice V. Ramaswamy of the Supreme Court is impeached in misbehavior in 1991 and 1993, but resolution was not passed due to lack of majority। तो कायदे से अभी तक ऐसा कोई भी जज नहीं इसकी ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया गया वो इस प्रोसेस के थ्रू हटा हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें आपके 7 मेन ये ज्यूरिसडिक्शन होते हैं: ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मिसलेनियस। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स पॉइंट से है मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आपको अपील्स इन सिविल मैटर्स होती है, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स एंड अपील्स बाय स्पेशल लीव, ये सारी चीजें आती है। सिविल मैटर्स का मतलब क्या होता है, इसमें हाई कोर्ट अपील करता है सुप्रीम कोर्ट को that the case involves a substantial question of law of general importance and that the question needs to be decided by the Supreme Court। तो वो सिविल मैटर्स में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील करता है। क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, an accused person and sentenced him to death वो केस and has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to death। तो भी डेथ का केस आ जाता है, वो हाई कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है, अपील करता है। और तीसरा कंडीशन एक और है, इट सर्टिफाइज दैट द केस इज अ फिट वन फॉर अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर उसे लगता है कि यस ये केस फिट वन है, एक तरीके का ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो वहां पे जाता है। जैसे अभी एक केस हुआ था जिसमें वो तुषार शर्मा वाला केस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वह स्वतः संज्ञान लेके कोर्ट ये इस जो केस को अपने अंडर में ले लेता है, सीबीआई जांच करवाते हैं और ये सब चीजें फिर बाद में होती है। तो इस तरीके से कुछ डिसीजन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट खुद से ही ले सकता है, लेकिन कभी कभी कोई डिसीजन होते हैं जो हाई कोर्ट को लगता है कि फिट वन टू मूव टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, तो वो ले जा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसे ही एलिजिबिलिटी वगैरह है, वो देख लेते हैं। द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, द चीफ जस्टिस, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हाई कोर्ट के जज किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो गवर्नर, स्टेट के होते हैं ना हाई कोर्ट, तो गवर्नर के द्वारा होंगे। नो, इट इज बाय द प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा, गवर्नर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इट इज प्रेसिडेंट। So judges of the High Court is appointed by President and the Chief Justice is appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India। जज को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करते हैं, अकेला प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करते, वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, तब जाके वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, एलिजिबिलिटी, ही शुड बी एलिजिबल फॉर दिस हाई एंड रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, he should be a citizen of India, he should have held a judicial office in territory of India for 10 years in succession and he should have been advocate of a high court in succession। ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस एंड इम्पीचमेंट, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट एंड ओनली आफ्टर एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 process of impeachment, first is removal of motion signed by 100 members of Lok Sabha and 50 members of Rajya Sabha is to be given to the speaker or chairman, then the speaker may or may not admit the motion। If the motion is admitted, then the speaker is constitute a 3-member committee to investigate into the charges। After that, the committee consists of Chief Justice of Supreme Court or a Judge of Supreme Court, Chief Justice of High Court and distinguished jurists। यहाँ डिफरेंस भी जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। If the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, the House can take up the consideration of the motion। Then after that, the motion is passed by each House of Parliament by special majority। Special majority, an address is presented to the President for removal of the judge and finally the President passes an order removing the judge। ठीक है, उसी तरह ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट होती है, इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है आपकी, रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है सेम एज सुप्रीम कोर्ट में होती है, अपीलेट होती है, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और एक कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये दो ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट होती है जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती, ये सिर्फ हाई कोर्ट पे होती है। एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट में भी होती हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में मैटर्स ऑफ एडमायरेबिलिटी, विल मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे आते हैं।
disputes relating to the election of members of the parliament and state legislatures, जिसमें regarding revenue matters से related भी, enforcement of fundamental rights of citizens वो भी इसमें include होते हैं, इसमें original आपके jurisdiction में. Then cases ordered to be transferred from the subordinate court involving the interpretation of the constitution to its own file. Then the 4 high courts, Calcutta, Bombay, Madras, and Delhi high courts have original jurisdiction in cases of higher value. रिट jurisdiction में 5 रिट होती है आपकी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, certiorari, prohibition, quo warranto. हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस मतलब वी कमांड, certiorari मतलब टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड, प्रोहिबिशन मतलब फॉरबिड, क्यो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट. ठीक है, एक एक लाइन में इनके बारे में आप एक छोटा सा मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने इसी नोट्स के साथ, अगर आप इसकी पीडीएफ देख रहे हो या खुद से बना रहे हो तो उसमें लिख लो. ठीक है ना, सिंपल भाषा में. इमरजेंसी पावर्स देख लेते हैं थोड़ा सा. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आता है. इसमें आपकी 2 तरीके की नेशनल इमरजेंसी आती है, एक तो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी और एक इंटरनल नेशनल इमरजेंसी. जो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी है वो कब लगती है, जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन आता है, कोई अटैक आता है बाहर से, तब लगती है. इंटरनल नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंसेस होता है. 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से आर्म्ड रिबिलियन वर्ड आ गया है हमारे पास. अब इंटरनल इमरजेंसी किस नाम से लगेगी, आर्म्ड रिबिलियन के नाम से. ठीक है, तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से हुआ चेंज. ओके, अप टिल नाउ ओनली 4 इमरजेंसी हैज बीन पुट ऑन. कायदे से देखा जाए तो अभी तक 4 ही इमरजेंसी लगी है. 47 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था तो वो काउंट आउट नहीं होगा. 62 से 68 के बीच में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी जब चाइना ने वॉर कर दिया था, इंडिया चाइना का वॉर हुआ. फिर 1971 में जब सेकंड नेशनल इमरजेंसी लगी, दोनों एक्सटर्नल कॉज थे. यहाँ बांग्लादेश वॉर हुआ था, बांग्लादेश नई कंट्री बनकर आया. फिर 1975 में थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगी, लेकिन इस बार इंटरनल नेशनल इमरजेंसी थी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी. मिस यूज ऑफ पावर एक तरीके से कह सकते हैं हम. और फिर 1999 में फोर्थ इमरजेंसी लगी थी जो कारगिल वॉर के टाइम पे लगी थी. इसी को हम आर्म्ड रेबिलियन बोलते हैं. ठीक है ना, ये आपकी लगी थी 1999 में. तो ये 4 आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है. अच्छा, नेशनल इमरजेंसी जो है आपका आर्टिकल 352 में आता है, ये आप ध्यान रखिएगा. इससे इफेक्ट क्या पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है आर्टिकल 352 के तहत, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, पूरा पड़ता है. इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, बिल्कुल. एंड इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स. तो इस तरीके से एजर्शन रीजनिंग में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं. ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होता है नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, तो किन किन चीजों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. एक तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, और जो फंडामेंटल राइट्स है उन पर भी इफेक्ट पड़ता है. कैसे इफेक्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव. ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर. Thus, the state government are brought under the complete control of the center. समझ गए. दूसरा है legislative. During a national emergency, the parliament becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. ठीक है, and it becomes inoperative for 6 months after the emergency has ceased to operate. तो इस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन में चेंज आ जाते हैं. 42nd Amendment Act of 1976 provided that the two consequences, executive and legislative, extends not only to state where the emergency is in operation, but also to any other state as well. Financial emergency. While a proclamation of national emergency is in operation, the president can modify the constitutional distribution of revenues between the center and the states and reduce or can cancel the transfer of finance from the center to the states. तो ये फाइनेंशियल में रिलेशंस देखिए चेंज हो जाता है स्टेट और सेंटर के. इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली. दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली. एंड तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 358 एंड 359. क्या मतलब होता है इसमें, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स. जैसे आर्टिकल 359 authorizes the president to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right during a national emergency. मतलब आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट जाके रिट इशू करके उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकते हो. ये हक छीन लिया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था. ओके, नोट करके देखिए. बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड आर्म्ड रेबिलियन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन वाज एडेड टू इट. ठीक है. प्रेसिडेंट रूल के लिए 2 आर्टिकल देखे जाते हैं, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365. इसको इंटरचेंज कर दो तो आर्टिकल 365. आर्टिकल 356 का मतलब क्या होता है, अंडर आर्टिकल 356 it empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen
in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से अगर सरकार स्टेट की नहीं चल पा रही है तो प्रेसिडेंट इशू कर सकता है ऐसा प्रोक्लेमेशन कि ऐसी सिचुएशन आइज हो गई है कि अब प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। ये होता है आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल। लेकिन अगर आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? इट सेज दैट व्हेनेवर अ स्टेट फेल्स to comply with or to give effect to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. ठीक है? ठीक है, तो हमने प्रेसिडेंट रूल कवर अप कर लिया इसमें, जिसमें हमने 356 365 आर्टिकल्स को समझ लिया है। 356 क्या था? The president issue a proclamation when it is satisfied that the situation has arisen in which government of state cannot be carried on in accordance to constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर स्टेट के प्रोविजंस गवर्नमेंट नहीं चल रही है तो ये प्रेसिडेंट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 356। अंडर आर्टिकल 365 क्या कर सकता है? whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the center, अगर सेंटर कोई डायरेक्शन देता है और स्टेट उसकी अवहेलना करता है, स्टेट उसको मानता नहीं है, तब अंडर आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के, एक बार वो देख लेते हैं। He can take up the functions and powers of the state government. प्रेसिडेंट रूल जिस स्टेट में लग जाता है वो उस स्टेट में फंक्शंस एंड पावर को अपने अंडर में ले लेते हैं। Next, he can declare that powers of the state legislature are to be performed and exercised by the parliament. Next, he can take all necessary steps, including the suspension of the constitutional provisions relating to any body or authority in the state. In 1986, President Agyal Singh exercised the pocket veto with respect to the Indian Post Office Amendment Bill. तो 1986 में प्रेसिडेंट जयाल सिंह ने पॉकेट वेटो को एक्सरसाइज किया था। क्लियर? तो इस तरीके से पहली बार यहाँ पे शुरुआत देखने को मिलती है। और प्रेसिडेंट रूल पहली बार कहाँ लगता है आपको ये बताया भी है मैंने पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था पंजाब स्टेट पहला था जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा था। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और आपका प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, इसके बीच में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, एक बार समझ के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे पढ़ लीजिए। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ क्विकली। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तभी लगेगी ये। The president rule can be proclaimed when the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. Next, during its operation, the state executive and legislature continue to function and exercise the powers assigned to them under the constitution. Whereas president rule के टाइम पे ऑपरेशन जब होता है मतलब ये लागू रहता है, during its operation the state executive is dismissed पूरी तरह से and the state legislature is either suspended or dissolved and the president administers the state through governor and the parliament makes law for state. Next, there is no maximum period prescribed for its operation. कोई maximum period नहीं है national emergency के लिए. It can be continued indefinitely with the approval of parliament for every 6 months. ये ध्यान रखिए. And president rule के लिए maximum period prescribed है. It is 3 years. Afterwards, it must come to an end. ठीक है? Sorry. Under this, the relationships of the center with all states undergo a modification. And under this, the relationship of only the state under emergency with the center undergoes a modification. It affects fundamental rights of the citizen. It has no effect on fundamental rights of the citizens. Lok Sabha can pass a resolution for its revocation. There is no such provision. It can be revoked by the president only on his own. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दी नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। हमने आज की अपनी क्लास में ये डिस्कस कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देख लेते हैं। Who was the first speaker of लोक सभा? ठीक है, ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो जीवी मवलांकर इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिहरी स्टेट बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन, कब बना था डिस्ट्रिक्ट? 1 अगस्त 1949 को टिहरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट बना था उत्तर प्रदेश का। Who among the following was not the chief minister of उत्तर प्रदेश? तो गोविंद वल्लभ पंत रह चुके हैं, हेमवती नंदन भवना भी रह चुके हैं, नारायण दत्त तिवारी भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कृष्णचंद्र पंत। कृष्णचंद्र पंत was not the chief minister of Uttar Pradesh. Next, the word Hindus in Article 25 of the Constitution does not include what? तो वो पारसीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, बुद्धिस्ट, जैन और सिख को इंक्लूड करते हैं। हिंदू वर्ड्स जो आर्टिकल 25 में लिखा है, इट डज नॉट कंसिस्ट पारसीज।
Who among the following passed away on 25th of July 1944 after a hunger strike of 84 days? That was Sridhar Suman. Which of the following amendments to the Constitution reduced the voting age of 18 years from 21 years? That is the 61st Amendment Act. देखो इस तरीके से आ गया ना कुछ, तीन बार मैंने आपको ये रिपीट करवा दिया है. How many recognized languages are in Indian Constitution? देखा 22 is the correct answer. लेकिन देखो यहाँ पे 22 ऑप्शन में है ही नहीं, और यहाँ पे ओरिजिनली बोलते तो 14 होता, 14 तो ऑप्शन में नहीं है. हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसके ऑप्शन में थोड़ा डाउट है. आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आंसर सही इनमें से कोई है या फिर ये क्वेश्चन गलत होगा आयोग का. ठीक है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? दैट इज अंडर आर्टिकल 61. इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट? फंडामेंटल ड्यूटीज हुए थे 1970. देखो आपको ईयर भी पता होना चाहिए, कई बार इसलिए मैं साथ में ईयर हमेशा बताती हूँ. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का था, इसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे टू आर्टिकल 51A. ठीक है. फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, लॉ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? B.R. अम्बेडकर. कैबिनेट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर सेक्रेटरीज. Cabinet ministers and their secretaries. Option number C. Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? B.N. Rao. Option number C. The committee on whose recommendation the Panchayati Raj was introduced in the country was headed by Balwant Rai Mehta Committee. B option. Comptroller and Auditor General of India act as the guardian of public finance. Option number B, the guardian of public finance. Which of the following election is not conducted by the Election Commission? That is the local bodies. Local bodies की election is not conducted by the Election Commission. In which year were the states reorganized on linguistic basis? In which year were the states reorganized on linguistic basis? This is in the year 1956. In 1956, the state reorganized on linguistic basis. State Reorganization Commission बनी थी. The judges of Supreme Court of India are appointed by the President. ठीक है. In consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ. ठीक है ना. In consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. बहुत क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, ये नहीं कि 5-6 क्वेश्चन आते हैं. अच्छे खासे क्वेश्चन आपको प्रीलिमिनरी पॉलिटी से मिलेंगे. Which is the chief source of political power in India? That is the people. क्योंकि we the people से स्टार्ट होता है आपका preamble. Really the chief source of political power in India is the people. Who was the president of Constituent Assembly of India? Dr. Rajendra Prasad. Which is the national bird of India? Peacock. ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. उत्तराखंड का नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, इंडिया का नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल सॉन्ग, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. Which is the national animal of India? That is tiger. When was the recognition of state done in India on recommendation of State Reorganization Commission? That was 1956. Option number C. Who was constitutional advisor of Constituent Assembly? Constitutional advisor कौन थे? C. Option number C. B.N. Rao. He was the constitutional advisor. Initially, how many articles were there in the Indian Constitution? कितने articles थे? मैंने बताया था आपको initially 395 articles थे, उसके बाद more than 450 articles हो चुके हैं. तो initially there were 395 articles, 8 schedules and 12 parts. When was bonded labor system abolition act passed? That was passed in B option 1976. Which article of Indian Constitution contains the provisions of freedom of speech and expression? Article 19. By which constitutional amendment fundamental duties were added to the Indian Constitution? That was added by 42nd Amendment. Fundamental duties was added by 42nd Amendment Act of 1976. Which article of Indian Constitution is related to untouchability? Article 17. Who presides joint sitting of the Parliament in India? That is Speaker of the Lok Sabha. President of India nominates 2 members in Lok Sabha from which community? That is the Anglo-Indian community. Who was the Speaker of the first Lok Sabha? G.V. Moglankar. President rule in any state can be imposed according to the provisions of which article? That is Article 356. 356 या 365. अगर Article 365 भी होता तो भी आप ये करते. The term of state legislative assembly can be extended during national emergency by the parliament. अभी हमने पढ़ा. What is minimum age required for becoming Prime Minister of India? That is 25. यानी लोकसभा का मेंबर होना चाहिए. That is 25. राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 एज होनी चाहिए. What is the ex officio chairman of planning commission? प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो चुकी है, उसकी जगह नीति आयोग आ चुकी है आपकी.
ठीक है, कब से आई है नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 से आई है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? तो अभी करंट डेटा के हिसाब से 28 स्टेट्स हैं, या इससे ज्यादा है, या वही है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया यूनियन टेरिटरीज में। स्टेट्स में तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया, 28 ही होना चाहिए, लेकिन यूनियन टेरिटरीज कितनी है आप मुझे कमेंट में बताइए। हाउ मेनी जजेस अदर देन चीफ जस्टिस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? हाउ मेनी जजेस अदर देन चीफ जस्टिस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? टोटल तो हमने देखा था स्ट्रेंथ 31 होती है, जिसमें एक जो होता है चीफ जस्टिस होते हैं और 30 जो होते हैं हमारे जजेस होते हैं। ये पता नहीं कब का है क्वेश्चन, आई थिंक ये पुराना क्वेश्चन ना हो, पर यहाँ ऑप्शन में 30 नहीं है, तो इसलिए हम 25 ही रखेंगे मार्क आंसर। हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। When was the first general election of Lok Sabha is held? That is 1952. हमने बताया था ऑप्शन नंबर डी 1952. In Lok Sabha, how many seats are reserved for union territories? 20. 20 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए होते हैं, 12 जो भी नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा 4 अलग अलग फील्ड से। Who appoints Chief Election Commissioner of India? President. Option number C. Panchayat elections are held after every 5 years. Option number D. The very first amendment in the Indian Constitution was made in 1951. Ninth schedule इससे जुड़ा था। ठीक है। Which constitutional amendment added word socialism in Indian Constitution? That is 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Socialism, secularism and integrity ये 3 वर्ड जुड़े थे। Which Prime Minister of India never attended the session of Parliament during his tenure? That is option number D, Chaudhry Charan Singh. He never attended the Parliament during his tenure. तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट आज के कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, PYQ एनालिसिस जो हमने करे हैं। आई होप दिस वीडियो इज कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज देन शेयर इट विद अदर एस्पिरेंट्स, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो फ्री टू आस्क मी। ठीक है ना। मैंने टेलीग्राम का भी जो चैनल है उस पर भी मैंने जो मैसेजेस है वो अनेबल किए हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन दैट एंड यू कैन कमेंट मी फॉर योर डाउट्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।